इससे पहले के व्याख्यान में हमने किसी डोरी में स्थित n कणों की गति का अध्ययन, युग्मित गति का अध्ययन किया है। और पीवें कण के लिए, क्योंकि हम डोरी को y दिशा में प्लग कर रहे हैं, y दिशा में आयाम दे रहे हैं, इसलिए पीवें कण पर y दिशा में लगने वाले बल से पीवें कण की गति की समीकरण हमने परिभाषित की थी, जो इस तरह से आती है। पीवें कण की गति की समीकरण, इसमें सीमांत प्रतिबंध क्या होंगे? जो बाउंड्री के हैं, यहां जो कण है x = 0 पर या x = L पर, इन दोनों में y दिशा में विस्थापन 0 होगा। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, यानी x = 0 व x = L पर y दिशा में विस्थापन 0 होगा। यानी y0 वाला 0th कण जो है वो, और yn तक तो हमारे डोरी में है, तो उससे आगे वाला n+1वां कण, इनमें y दिशा में विस्थापन पूर्णतया 0 होगा। ये हमारे लिए इसकी बाउंड्री कंडीशन है। जहां पर भी हमारे को कांस्टेंट निकालने की आवश्यकता होगी, हम इन सीमांत प्रतिबंधों या बाउंड्री कंडीशनों को यूज करेंगे। पहला कण और आखिरी कण, पहला कण y0, क्योंकि पहला नहीं है, ये पहले से पहले वाला है, और ये n से 1 आगे वाला। पूरी डोरी पर n अणु उपस्थित हैं। सामान्य विधाएं इसकी डिस्कस करें, क्योंकि डोरी एक ही है, इसलिए इस डोरी पर सभी कण एक समान आवृत्ति से गति करते हैं, जिसको हम ले लें ओमेगा। और पीवे कण के लिए हम y दिशा में विस्थापन लिख सकते हैं, yp = AP cos ωt, जहां पे AP हमारे पास y दिशा में पीवे कण का आयाम है। जब आप देखें, वापस डोरी को देखें, y दिशा में प्लग किया हुआ है हमने, तो यहां पर इसका आयाम ये, इसका आयाम ये, ऐसे आयाम हमारे पास हर कण के लिए मिलते जाएंगे। तो पीवे कण पर y दिशा में जो आयाम है वो हमारे पास है AP, और हम पीवे कण पर, क्योंकि ये सरल आवर्त गति हो रही है, युग्मित दोलक की गति है, युग्मित दोलक में हम इसी तरह से हल निकालते हैं, हल लिखते हैं। तो y दिशा में विस्थापन अवश्य होगा AP cos ωt, yp-1 होगा AP-1 cos ωt, और yp+1 होगा AP+1 cos ωt। यानी हमारे पास ये p+1वें कण का आयाम और ये p-1वें कण का आयाम है। इसको दो बार डिफरेंशिएट करें, पहली बार करेंगे dy/dt, तो हो जाएगा -AP ओमेगा sin ωt। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करें तो माइनस एज इट इज रहेगा, क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन और साइन का होता है प्लस कॉस। तो डबल डिफरेंशियल के बाद हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी। राइट, बिल्कुल ऐसी ही वैल्यूज हम yp+1 और yp-1 के लिए भी लिख सकते हैं, अगर हम गति का अध्ययन इनका कर रहे हैं तो। लेकिन हम यहाँ पर पीवे कण की गति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए पीवे कण के लिए हमने ये डबल डिफरेंशियल किया। ये वैल्यू हमें चाहिए समीकरण 5 में, तो इसे 5 में रखें, ओमेगा -ω² AP cos ωt, और बाकी t/ma एज इट इज। yp+1 हो जाएगा AP+1 cos ωt, yp-1 हो जाएगा AP-1 cos ωt, और yp-2AP cos ωt। cos ωt कॉमन निकालना है इसमें से, तो समीकरण हमारे पास इस तरह से बचती है। ये cos ωt और cos ωt कैंसिल हो जाएगा, फाइनल समीकरण बचेगी -ω² AP दैट इज इक्वल टू t/ma
ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस 2AP। इसे हम यहां ले जाएं तो ये हो जाएगा एम ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। देखिए ये रहा विद AP, और यहां पर बचेगी सिर्फ ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस 2AP। तो अब इस माइनस 2AP, क्योंकि AP की टर्म यहां है तो इसको भी हम यहां ले जाएं। अब यहां तो हमारे पास हो जाएगा AP को कॉमन निकालना है। AP जो है पीवे कण का आयाम है, तो बचेगा 2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए बाई टी, और यहां पर आएगा ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन। ये हमारे पास बेसिक समीकरण है। ये एक जनरल समीकरण आ गई पीवे कण के लिए। ये मूलभूत समीकरण है, प्राइमरी समीकरण है। हम किसी भी कण की गति का अध्ययन इससे कर सकते हैं। जैसे समीकरण 6 से विभिन्न दोलक निकायों की गति का अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन फिर वही x = 0 x = a पर, यानी 0वें कण का आयाम a0 और n+1वें कण का आयाम an+1, ये दोनों शून्य होंगे। और p की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 कणों से n कण तक हो सकती हैं। n, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n कण इसमें टोटल लगे हुए हैं, तो n युग्मित दोलक होंगी, n सामान्य कंपन विधाएं हो सकती हैं, और इतनी ही इसकी कंपन आवृत्तियां हो सकती हैं। तो अब हम n की अलग अलग वैल्यू, जितने हमारे पास युग्मित दोलक हैं, n की वैल्यू रखते हैं और इनके लिए सामान्य विधाएं और इनकी सामान्य विधाओं की आवृत्तियां परिभाषित कर सकते हैं। पहला केस ले लें हम n = 1, यानी इस डोरी में सिर्फ एक ही कण है और वही दोलन कर रहा है, तो p हमारे पास हो जाएगा 1 सिर्फ, यानी हमारी जो डोरी है वो सिर्फ यहां तक है, यहां तक एक ही कण है उसमें। तो n = 1 और p = 1। रखें इसमें तो 2m ओमेगा स्क्वायर, AP is 1, AP + 1 is 2 प्लस A0। लेकिन क्योंकि डोरी में एक ही कण है तो 0 वाला और A2 ये दोनों 0 होंगे। बाउंड्री कंडीशन यूज करें हम, A0 और A2 ये दोनों 0 होंगे, तो हम लिख सकते हैं A2 और A0 0, so this whole is equal to 0। अब इसमें A1 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक दोलन गति होगी तो आयाम तो होगा ही होगा। ये फैक्टर 0 हो सकता है, और इससे आप परिभाषित कर सकते हैं आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 2T/ma। यहां पर एक ही कोणीय आवृत्ति परिभाषित होगी। आप देखें इसमें जब एक कण है, एकल दोलक है, तो उसकी एक ही कोणीय आवृत्ति। आप कहेंगे इसमें अंडर रूट ले रहे हैं, प्लस माइनस ले रहे हैं, तो कोणीय आवृत्ति कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोणीय आवृत्ति की धनात्मक वैल्यू ही हमें इसमें काम में लेनी होगी। तो एकल कण जब हम लेंगे, एकल दोलक, तो उसके लिए एक कोणीय आवृत्ति हम इसमें परिभाषित कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर दो कण इस डोरी में उपस्थित हैं, n = 2, दो टोटल दो कण हैं, तो p हमारे पास p की दो वैल्यूज होती है, 1 और 2। ये द्वियुग्मित दोलक है जो हम पहले परिभाषित कर चुके हैं। हमारी समीकरण में p = 1 लिखें तो समीकरण हमारे पास ये आ जाएगी, और p = 2 लिखें तो समीकरण हमारे पास ये आ जाएगी, राइट।
बाउंड्री कंडीशन फिर अब हमारे पास क्या होगी, अब बाउंड्री कंडीशन होगी A0 और A3 पहले वाले कण से पहला वाला 0th और दूसरे कण से अगला तीसरा, तो A3 और A0 ये 0 होंगे, ठीक है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा और 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। और यहां से A3 इक्वल टू 0, तो 10 समीकरण 10 से A3 को 0 करें तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस A1, इसको वहां ले गए, A2 एज इट इज, ये वाली टर्म इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन से 11वीं इक्वेशन से A2 बाई A1 लिख सकते हैं और 12वीं इक्वेशन से भी A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास टर्म आएगी 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये A2 अपॉन A1 है, ये A1 अपॉन A2 है। सो इट इज 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर टी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका वर्गमूल निकाल लें तो हमारे पास होता है 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार प्लस 1 ले लें, एक बार माइनस 1। प्लस 1 लेने पे क्या होगा, 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इक्वल टू 0। 1 यहां 1 जाएगा तो इट इज 1, राइट, यहां 1 बचेगा। तो अब आप इससे आवृत्ति लिख सकते हैं, आवृत्ति इक्वल टू टी अपॉन एम ए अंडर रूट, ये पहली आवृत्ति होगी इसके लिए। अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास दूसरी विधा में A2 अपॉन A1 इक्वल टू 1 लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं इस विधा में आयाम एक ही दिशा में होते हैं, एक दिशा में विपरीत और एक दिशा में समान। तो A1 इक्वल टू A2 दोनों आयामों का, दोलकों का आयाम एक ही दिशा में है इस वाली विधा के लिए। अब यहां पर माइनस 1 ले लें एक ही जगह, सो ये यहां जाएगा तो इट इज 3, 2 प्लस 1। तो दूसरी आवृत्ति हमारे पास हो जाएगी ओमेगा 2 इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम ए। ये हमारे पास इसकी n इक्वल टू 2, दो दोलक हैं तो 2 कोणीय आवृत्तियां प्राप्त होनी चाहिए। ये 2 कोणीय आवृत्तियां हमें प्राप्त हो रही है। दूसरी कोणीय आवृत्ति कब आई, जब हमने A2 अपॉन A1 या A1 अपॉन A2 यहां माइनस 1 लिया था, प्लस 1 के साथ जब हम लेते हैं तो एक ही आवृत्ति परिभाषित होती है। माइनस 1 के साथ हमारे पास यहां 2 आवृत्तियां, इसलिए दूसरी आवृत्ति भी निकल आई अंडर रूट 3t बाई एम ए। यानी इस केस में जब आप परिभाषित करेंगे तो A2 अपॉन A1 इक्वल टू माइनस 1 या A1 इक्वल टू माइनस A2। पहले कण और दूसरे कण दोनों का आयाम एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये द्विकण युग्मित दोलक के परिणामों के बिल्कुल समान है। द्विकण दोलक में हमने परिभाषित किया था कि एक सामान्य विधा में दोनों दोलकों का आयाम एक ही दिशा में रहता है और दूसरी सामान्य विधा में दोनों दोलकों का आयाम एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। तभी दूसरी दिशा हम दूसरी विधा परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी विधा परिभाषित में हमारे पास दूसरी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति इसमें परिभाषित होती है।